स्टोरी की शुरुआत होते ही डैड कहते हैं, मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आंटी के पास जा रहा हूँ, सॉरी मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा। डैड ये भी कहते हैं, भूलना मत, कल तुम्हें आंटी एंड अपने ब्रदर से भी मिलना है। जिसके बाद शियोनियान हमें बताती है कि वो 30 साल की है और उसे ऐसा लगता है कि दुनिया में सच्चे प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती। हर कोई किसी न किसी के साथ किसी बेनिफिट की वजह से रहता है। नेक्स्ट डे हम क्रिसमस पार्टी देखते हैं। शियोनियान यहाँ अपने डेट से मिलने के लिए आई हुई होती है और वो उसका लोकेशन चेक कर रही होती है। वो अपने डेटिंग पार्टनर को देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, ये तो बहुत ही चार्मिंग एंड हैंडसम है। वो उसके पास आकर कहती है कि क्लासमेट तुम यहाँ। बायशु कहता है, माफ करिएगा मैं यहाँ किसी से मिलने आया था। तो ये कहती है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। बायशु बहुत ही शांत किस्म का लड़का होता है। कहता है, ये रहा कॉफी, ये मैं आपके लिए लाया था। ये कहती है, तुम इतना नहीं जानते, पहली मुलाकात में लड़का अगर कुछ ड्रिंक करने के लिए दे तो लड़कियाँ ड्रिंक नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जानती हूँ और तुम्हारे हाथों से पी सकती हूँ। वो बहुत ही रोमांटिक वे में इसके हाथों से कॉफी पीती है और ये देखकर बायशु नर्वस फील करता है। जिसके बाद ये इसे डेट पर लेकर आती है। बाय कहता है, हम तो मूवी देखने वाले थे ना। तो वो इसके पास आकर कहती है, मिस्टर बाय तो डर जाते हैं कि ये मेरे इतने करीब क्यों आ रही है। कहती है, मूवी तो बच्चे देखते हैं, हम यहाँ टाइम स्पेंड करेंगे, तुम्हारे गाल इतनी लाल क्यों हैं? क्या तुम्हें डर लग रहा है? ये कहता है, नहीं मुझे क्यों डर लगेगा। जिसके बाद ये नहाने जाती है और बाथरोब मानती है और ये जाकर उसे बाथरोब देता है। ये बाहर आकर देखती है वो तो जा चुका है और लेटर लिख के जाता है, मैं तुम्हारे लिए कोट छोड़ कर गया हूँ, छोटे कपड़े पहनकर बाहर मत जाना क्योंकि ठंड है। होटल का पेमेंट करने की कोई नीड नहीं है, मैंने सब पे कर दिया है। तभी वो इसके जैकेट में प्रोटेक्शन देखती है। दूसरी तरफ मिस्टर बाय अपने घर आते हैं। यहाँ उसकी मॉम कहती है, मिलो अंकल शी से, फ्यूचर में ये तुम्हारे डैड बनने वाले हैं। तो ये अंकल शी की काफी रिस्पेक्ट करता है। मॉम कहती है, मेरा बेटा काफी ओबीडियंट है और काफी बात मानता है, शांति मिजाज का है, 10 बजे के बाद कभी भी वो घर के बाहर नहीं रहता। अंकल शी कहते हैं, मेरी बेटी तो काफी गुस्सैल है और वो कोई बात नहीं मानती, 30 साल की हो गई है लेकिन उसे अभी भी शादी नहीं करना। हमें इन दोनों को मिलाना चाहिए, दोनों लोग मिलकर अपना करियर बनाएंगे। दूसरी तरफ मिस्टर बाय मैसेज देखते हैं। शी सवाल कहती है, ये प्रोटेक्शन तुम्हारे कोट में क्या कर रहा है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं। बायशु के दोस्त कह रहे होते हैं कि अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी, तुम किसी को डेट नहीं करते। हमारी नजर में एक लड़की है, तुम्हें उसके साथ डेट पर जाना चाहिए। ये देखो इसकी प्रोफाइल, ये लड़की अक्सर डेट पर जाती है। वो हम में से किसी का भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तुम्हारे जैसे प्योर काइंड लड़के को देखकर वो पक्का डेट कर लेगी। मिस्टर बाय उसे लाइक करते हैं लेकिन उसके पास की वजह से वो नर्वस फील करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि शायद ये उनकी लायक नहीं है। जाते वक्त दोस्त उसके पॉकेट में प्रोटेक्शन डाल देते हैं। मिस्टर बाय बहुत ही टायर्ड हो चुके होते हैं और वो ऐसा इमेजिन करते हैं कि शिया उनके साथ रोमांस कर रही है। सुबह उठते हैं और इन्हें खुद पर बिलीव ही नहीं होता कि ये रोमांस करने वाला सपना देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में लिंगमिंग अपनी दोस्त से कहती है कि तू इतनी ज्यादा डोमिनेंट है कि वो लड़का तुझे देखकर डर गया। वो तुझे पसंद तो करता है बट वो तुझसे डर गया और बेचारा लास्ट मोमेंट में भाग गया। बाय कहती है, छोड़ो उसकी बात, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। दूसरी तरफ अंकल शी आंटी के साथ होते हैं और उनका बेटा भी यहीं होता है। मिस्टर बाय तो नियान को मैसेज किए जा रहे होते हैं कि मुझे माफ करो, मैं अभी बाहर हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, मैं जब आऊंगा तो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट कॉफी लेकर आऊंगा। लेकिन फिर भी वो गुस्सा दिखा रही होती है। आंटी कहती हैं, पहले तो ये इतना मोबाइल नहीं चलाता था, दिन भर ये मोबाइल में क्यों घुसा हुआ है। तो अंकल कहते हैं, कहीं बेटे को ऑनलाइन प्यार तो नहीं हो गया। तो बायशु कहता है, नहीं नहीं अंकल ऐसा नहीं है। तो अंकल कहते हैं, हाँ ऑनलाइन डेटिंग बहुत ही खराब होती है, जितना हो ऑनलाइन डेटिंग से दूर रहना। यहाँ डैड अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं और कॉल करके कहते हैं, तुम अभी तक आई क्यों नहीं। दूसरी तरफ हम हीरोइन के असिस्टेंट सू को देखते हैं। वो एक मीटिंग में होती है और यहाँ बॉस लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। वो मना करती है। यहाँ ये लोग इसे जबरदस्ती टच भी करते हैं। वेल दोस्तों, चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को जरूर लाइक करना। तभी यहाँ बॉस शियोनियन आ जाती है। वो अपनी असिस्टेंट को यहाँ से जाने के लिए कहती है। सुनियान कहती है, वो अभी छोटी बच्ची है, उसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करा है, लेकिन मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, चलिए मैं आपके साथ ड्रिंक करती हूँ। ये देखकर मिस्टर जाओ को काफी इंसल्टेड फील होता है और वो कहते हैं, भूलो मत कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट साइन करने के लिए आया था। तो ये कहती है, मुझे कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं करना, मैं खुद आपके साथ काम नहीं करना चाहती। तो वो यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इसका स्टाफ ये कहती है, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों तक काम करते आई हूँ,
क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरी कंपनी के किसी लड़की के साथ तुम इस तरीके से बिहेव कर सकते हो? तो ये माफी मांगता है। ये कहती है तुमने मुझे यहाँ बुलाया तक नहीं। तो ये कहता है आप बहुत बिजी थी इसीलिए मैंने आपको कॉल करना ठीक नहीं समझा। ये कहती है बेवकूफ किसी और को बनाना, तुम भी मिस्टर जाओ के साथ मिले हुए थे, और इसे थप्पड़ मारती है। ये कहता है भूलो मत, जितने भी प्रोजेक्ट मैंने दिए हुए हैं उन सब में मेरे काम आने वाले हैं। मेरे काम के बिना वो सारे प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। तो ये कहती है मैं तुम्हें ये नोटिफाई करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर करती हूँ। तुम्हारे जैसे लड़के की इस कंपनी में कोई जरूरत नहीं है जो औरतों की इज्जत नहीं करता। वो ये सब बोलकर यहाँ से बाहर आती है तभी मिस्टर बाय से मिलती है। ये सब कुछ मिस्टर बाय होता हुआ देख रहे थे। ये कहती है क्या तुम मेरी बातें छुपकर सुन रहे थे? ये कहता है नहीं, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आई। ये कहती है मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, उस रात तुम बिना बताए भाग गए और अभी भी मेरा दिमाग खराब है। तो ये कहता है मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी खरीद देता हूँ। ये कहती है उससे कुछ नहीं होगा, कोई और ऑप्शन है क्या? बेचारा फिर से डर जाता है। ये कहती है कोई बात नहीं, मिल्क टी से स्टार्ट करते हैं, बाकी की चीजें बाद में कर लेंगे। जिसके बाद वो इसके लिए कॉफी लेकर आता है और तभी उसका दोस्त मिल जाता है। कहता है तू कहाँ जा रहा है? तुझे पता है ना ग्रेजुएशन एग्जीबिशन दिन आने वाले हैं। ये बोलता है ठीक है, लेकिन अभी मैंने किसी के लिए अपॉइंटमेंट सेट करा है। तो ये दोस्त कहता है अच्छा उस ब्यूटीफुल लड़की के साथ। दोस्त यहाँ मजे लेता है कि शायद तेरी डेट रिलेशनशिप में बदलने वाली है, लेकिन मैं तुझे बता दूं कि वो लड़की बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, उसने बहुत लड़कों को डेट करा है, तो थोड़ा संभल कर। वैसे उस रात मैंने तेरे जैकेट में प्रोटेक्शन रखा था, बचा है या सब खत्म हो गया? शियन आती है, कहती है वो सब तो खत्म हो गया। तो दोस्त कहता है 10 पैकेट था उसमें। ये कहती है मैंने सब फेंक दिया। तुम्हारा दोस्त बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, तुम लोग मिलकर उसे गलत रास्ते पर जाने के लिए फोर्स मत करो। दोस्त कहता है शायद तुम्हें इससे प्यार हो गया है और वो अपने दोस्त को धक्का देकर यहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर बाय इसे कहीं लेकर आते हैं। ये कहती है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो ये कहता है जब भी मुझे बुरा फील होता है तो मैं यहीं आता हूँ। वो यहाँ स्मोक करती है तो मिस्टर बाय उसके लिए लाइटर जलाते हैं। ये पूछती है क्या तुम यहाँ पर सीक्रेटली स्मोक करने आते हो? तो ये कहता है नहीं, मैं स्मोक नहीं करता, मैं यहाँ आता हूँ और अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग को जलाता हूँ तो मेरा दिल थोड़ा हल्का हो जाता है। तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। लेकिन ये आग बुझा देती है और कहती है इतनी अच्छी पेंटिंग को तुम क्यों जला रहे हो? मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। ये कहता है ये तो एक नॉर्मल पेंटिंग है। ये कहती है नहीं, ये पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है। मिस्टर बाय कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें और भी पेंटिंग्स दे सकता हूँ। ये कहती है पेंटिंग के अलावा मुझे और कुछ भी चाहिए, और वो तुम। अगले दिन इसकी दोस्त कहती है कि आखिर वो तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये फ्लैशबैक में याद करती है कि मैं तो तुम्हें सिर्फ अपने इंटर्नशिप कंपनी में आने के लिए कह रही हूँ, आखिर इतना टफ क्यों है? तो ये कहता है मैं अपने मॉम से पूछ कर बताऊंगा। तभी यहाँ बाई का मैसेज आता है कि अपना एड्रेस भेजो, मैं तुम्हें पेंटिंग्स भेज रहा हूँ। यहाँ ये कहती है वो बहुत ही जीनियस इंसान है। दोस्त कहती है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो तुमसे डर कर भाग जाएगा? ये कहती है वो कहीं नहीं जा सकता। दूसरी तरफ मॉम बाय से कहती है कि अभी तक तुमने पेंटिंग भिजवाई नहीं। तो ये कहता है ना तो मुझे उसका एड्रेस मालूम है, ना तो मुझे उसका नाम मालूम है, उसका फोन नंबर भी मेरे पास नहीं है, डेटिंग साइट पर हम सिर्फ बात कर सकते हैं। मैं तो ये तक नहीं जानता कि उसे पसंद क्या है। मॉम कहती है मैं समझ गई, तुम उसे पसंद करने लगे हो, है ना? इतना ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बेटा कहता है वैसे मम्मा अंकल शी ने 5 बार शादी की है, अब श्योर हो कि उनकी और आपकी शादी चल पाएगी। मम्मा कहती है इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास मेरा लव ब्रेन जेनेटिक है एंड इट्स ओके कि तुम थोड़ा सा सिली हो। मॉम कहती है अच्छा है कि हमारे पास पैसे हैं, नहीं तो तुम्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। पैसे हैं तो उसका थोड़ा फायदा उठाओ। तो ये कहता है मॉम मैं आपकी कंपनी टेक ओवर नहीं कर सकता, मैं उस लायक नहीं हूँ। मॉम कहती है सीईओ बनने के लिए एक बॉसी पर्सनालिटी होना जरूरी है जो कि तुम नहीं कर सकते। तभी शियान का मैसेज आ जाता है और ये मम्मा को बाय कहके यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शिया जिसके क्लब में लड़ाई हो गई होती है और वो एक लड़के को मारती है। ये लड़का उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, तभी मिस्टर बाय आकर रोकते हैं और उल्टा उसे मारते हैं। जिसके बाद शियान मिस्टर बाय को हक कर लेती है और कहती है मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। जिसके बाद वो इसे गोद में उठा लेता है और फिर मिस्टर बाय शिया को इसके घर छोड़ते हैं। वो ऑफर करती है अंदर आने के लिए, तो वो कहता है ये स्लीपर्स किसके हैं? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा भी कोई रहता है? तो ये कहती है नहीं, मैं सिर्फ अपने डैड के साथ रहती हूँ और वो भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ होंगे, तो तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन फिर भी ये डरता है तो ये इसे अंदर खींच लेती है, रूम में लाकर इसे ड्रिंक ऑफर करती है। लेकिन मिस्टर बाय कहते हैं कि मैं अल्कोहल नहीं ड्रिंक करता। ये कहता है वेल तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, क्या तुम मुझे इग्नोर करती हो? ये कहती है भला मैं तुम्हें कैसे इग्नोर कर सकती हूँ, तुम इतने वेल बिहेव्ड, इतने क्यूट और इतने रिस्पेक्टिव हो। जिसके बाद ये ड्रिंक करती है और किस करती है। मिस्टर बाय तो डर जाते हैं और वो पूछती है क्या तुम्हें अच्छा लगा? तो वो इसे सिखाती है कमर पर हाथ रखने के लिए। जिसके बाद ये दोनों लोग भागकर कमरे में आते हैं और एक दूसरे को
हड़बड़ाते हुए किस करना शुरू करते हैं। यहाँ ये इसके पैंट खोलने की कोशिश करती है लेकिन ये मना करता है और कहता है कि मुझे शायद अब घर जाना चाहिए। ये मना करती है तो ये पूछता है हमारा रिलेशनशिप क्या है, तो ये कहती है हम दोस्त हैं। मिस्टर बॉय कहते हैं मुझे माफ करना बट मैं अपनी दोस्त के साथ ये सब नहीं कर सकता। ये कहती है अगर तुम यहाँ से गए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। मिस्टर बॉय कहते हैं तुम मुझे दोस्त समझकर मेरे साथ ये सब करना चाहती हो जो कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और ऐसा कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। शीन यान कहती है ये लड़का तो दिन पर दिन मुझे इंटरेस्टिंग समझ में आ रहा है। अगले दिन दोस्त कहती है कि वो इतना सीरियस क्यों एक्ट कर रहा है, क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है। 3 दिन हो चुके होते हैं और दोस्त कहती है 3 दिन हो गया, वो अभी तक तुमसे बात नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो तुम उसे इग्नोर करो, कट ऑफ कर दो, हमें भी जरूरत नहीं है ऐसे लड़के की। अगले दिन ये इसकी जैकेट को डस्टबिन में डालकर फोटो खींचती है और उसे भेज देती है। कह रही है दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें कट ऑफ करती हूँ। और तो और ये सोशल मीडिया पर ये भी डाल देती है कि इसे नए लड़कों को डेट करना है। तभी बाय का कॉल मैसेज आना शुरू हो जाता है, क्या तुम सच में दूसरे लड़कों को डेट करना चाहती हो, क्या तुम मुझे इग्नोर करोगी, मुझे छोड़ दोगी, मुझे तुमसे अभी बात करनी है, अपना वीचैट नंबर दो। दूसरी तरफ अंकल शी कहते हैं बेटा तुम्हें ये खाना बहुत पसंद है ना, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। ये कहता है अंकल मुझे माफ करिएगा, आप लोग एंजॉय करिए, आज मेरे सर का बर्थडे है तो मुझे जाना होगा, मैं घर पर खाना नहीं खा सकता। और ऐसा कहकर यहाँ से भाग जाता है। डैड कहते हैं आज तो मेरी बेटी का भी बर्थडे था, मैं कैसे भूल सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो इतने सालों से अकेले बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है तो छोड़ो जाने दो। लेकिन आंटी कहती है तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, क्या तुम अपनी बेटी से प्यार नहीं करते, हम लोग उसके लिए बड़ा सा केक लेकर चलेंगे और उसे सरप्राइज देंगे। दूसरी तरफ बाय भाग कर आता है शीन यान के पास और फोर्सफुली किस करने लग जाता है और कहता है तुम मुझे घोस्ट करके डेटिंग करना चाहती हो किसी और के साथ। ये कहती है लेकिन तुमने तो मना किया था ना। ये कहता है नहीं, अब मैं करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद ये दोनों लोग रोमांस करते हैं और तभी इनके पेरेंट्स इन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। शी कहती है ये औरत तो ग्रुप चेयरमैन है, ये मेरी मॉम बन गई, और ये लड़का जिसके साथ मैं रोमांस कर रही थी अब ये मेरा भाई बन गया। ये अपने डैड को कांग्रेट्स करती है कि आपने तो बहुत ही रिच औरत पटाई है, तभी तो सोचो आप इतना घर से बाहर क्यों रहते हैं, क्योंकि आपकी होने वाली वाइफ इतनी ज्यादा बॉसी जो है। डैड कहते हैं ऐसे बात नहीं करते, इन्हें मॉम बोलो। मॉम कहती है अच्छा तो ये तुम्हारी बेटी है, ये हमारे कंपनी में काम करती है, इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा एक्सीलेंट है। यहाँ मॉम अपने बेटी से सवाल करती है कि आज तो तुम्हारी टीचर का बर्थडे है, तुम सेलिब्रेट करने गए थे ना। मॉम यहाँ सवाल करती है वैसे तुम मेरे बेटे की टीचर कब बनी। यहाँ बाय झूठ बोलता है कि यह हमारे कॉलेज में लेक्चरर है, मैं यहाँ इनसे एडवाइस लेने के लिए आया था। डैड कहते हैं लेक्चरर, मुझे तुमने कभी क्यों नहीं बताया कि तुम लेक्चरर भी हो। तो ये कहती है मैं आपको हर चीज बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझती, ग्रेजुएशन के कुछ बच्चों को छोटी मोटी एडवाइस देने के लिए मैं लेक्चरर बनी थी। मॉम कहती है हमारी फैमिली में तो पूरे के पूरे कोइंसिडेंस भरे हुए हैं, वैसे तुम्हारे डैड ने मुझे बताया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, यहाँ आने का एक ही रीजन था ताकि हम तुम्हारा जन्मदिन सेलिब्रेट कर सके। जिसके बाद वो लोग बड़ा सा केक यहाँ सामने रखते हैं। डैड कहते हैं तुम्हारा फेवरेट मैंगो केक। ये कहती है मुझे मैंगो से एलर्जीज है। यहाँ वो काउंट कराना शुरू करती है कि आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता, न मेरे बारे में, न ही अपने पहली दूसरी तीसरी चौथी बीवियों के बारे में। यहाँ वो आंटी को बताती है कि मेरे डैड काफी ज्यादा केयरलेस हैं, अच्छा होगा कि आप मजे लेकर इन्हें छोड़ दें और ऐसे इंसान से कभी शादी ना करें। डैड कहते हैं तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरे सामने इस तरीके से बात कैसे कर सकती हो। तो वो कहती है अगर मैं आपकी बेटी हूँ तो इतने साल तक आप कहाँ थे, आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, खाने पीने का लेकर एक एक पैसा मैंने अपने से जुगाड़ किया है, आपने मेरे ऊपर एक भी रुपए खर्च नहीं किए, कुछ मुझे प्रोवाइड नहीं करा, बाहर सिर्फ डेटिंग करते रहे। वो इस पर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन मिस्टर बाय कहते हैं मेरे होते हुए आप किसी लड़की के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, आइंदा से इस बात का प्लीज ध्यान रखिएगा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। शीन यान कहती है बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि जवान लड़की पर हाथ उठा रहे हो, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है और मिस्टर बाय उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाते हैं। शीन यान गुस्से में आकर लाइटर बर्न करती है और यहाँ बैठकर वो बहुत ओवरथिंक करती है। जिसके बाद हमें शीन यान का पास्ट दिखाया जाता है जब वो छोटी होती है कि उसके डैड उसके लिए बहुत सारी मम्मियाँ लाते हैं, लेकिन हर एक मम्मी उसे हमेशा छोड़कर चली जाती है। वो अपने डैड को अक्सर देखती है कि वो उसके बाद भी अक्सर नई नई लड़कियों को डेट किया करते थे और हमेशा कहते थे कि ये तुम्हारी 3rd मम्मा है तो ये तुम्हारी 4th मम्मा है। तभी मिस्टर बाय इसके लिए केक लेकर आते हैं और इसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। शिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ईगो दिखाती है और कहती है तुम्हें मेरे लिए इतने एफर्ट्स करने की कोई जरूरत नहीं है, और फोर्सफुली इसे खींचते हुए किस करती है और कहती है कि ये हमारी आखिरी किस है। ऐसा कहकर ये जाने लगती है। मिस्टर बाय इसे रोकने की कोशिश करते हैं तो ये कहती है जिस हिसाब से हमारे पेरेंट्स एक दूसरे से शादी कर रहे हैं उस हिसाब से तो हम भाई बहन हुए, और अगर तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे साथ दोबारा सोऊंगी जिससे हमारा रिश्ता खराब होगा, और मे भी शायद तुम्हारी मम्मा को ये सब अगर पता चलता है तो उन्हें भी बहुत हर्ट होगा। तुम्हारी मम्मा को 20 साल बाद प्यार हुआ है,
तो अपने मम्मा के प्यार की रिस्पेक्ट करो, नहीं तो उनका दिल टूट जाएगा। अगले दिन शी का मैनेजर आता है और कहता है, मैंने सुना है तुमने मिस्टर जाओ को ऑफेंड किया है। वो हमारे कंपनी के एक बहुत ही मेजर क्लाइंट हैं। मैंने मिस्टर जाओ को प्रॉमिस करा है कि तुम उनसे जाकर माफी मांगोगी, लेकिन ये मना करती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मिस्टर जाओ एक बहुत ही घटिया इंसान है। आपको एक बार तो देखना चाहिए कि वो आपकी कंपनी की लड़कियों को किस तरह से ट्रीट कर रहे थे। तो मैनेजर कहते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ में इतनी छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े क्लाइंट से बात करना छोड़ दें, उनकी इंसल्ट करें। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुम्हें जाकर उनसे माफी मांगना होगा और एक प्रॉपर वे में बात करना होगा। लेकिन ये मना करती है। मैनेजर कहते हैं, तुम कौन होती हो डिसाइड करने वाली? तुम मेरे लिए काम करती हो, ना कि मैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे ग्रुप में जितने भी लोग तुम्हारे साथ काम करते हैं उन सबको पैसे मैं देता हूँ। ये कहती है, आप इस तरह से हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते, ये चीज इलीगल है। अगर मैं आपकी कंप्लेन करूँ तो प्रोजेक्ट तो छोड़ो, शायद आपकी जॉब भी चली जाएगी। ये कहता है, तुम्हें पता भी है मैं चीफ प्रोड्यूसर हूँ, मेरे साथ पंगे लेकर तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। तभी यहाँ पर एक कलीग आकर कहती है कि हमारी कंपनी में एक नया इंटर्न ज्वाइन किया है और वो एक आर्टिस्ट है, और ये देखती है कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर बाय होते हैं। यहाँ वो कहता है, मैडम शी, मैं एक नॉर्मल इंटर्न हूँ। तो मैनेजर कहता है, अच्छा होगा कि तुम इस लड़की के ग्रुप में ना जाओ, क्योंकि इन्हें मर्दों से बहुत नफरत है। तुम्हें मेरे ग्रुप में आना चाहिए, मैं अभी प्रमोट होने वाला हूँ। यहाँ शीनी यान कहती है, उसे डिसाइड करने दो कि वो कौन से ग्रुप में जाएगा। तभी एक एम्प्लॉय कहती है कि आप लोगों को फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी और भी इंटर्न आने वाले हैं, तो आप उनमें से किसी को पिक कर सकते हैं। मैनेजर कहता है, तुम मेरे साथ चलो, हम मिलकर स्मोक करते हैं, फिर काम की बात करते हैं। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में पार्टी का सीन देखते हैं और यहाँ वो कलीग्स के साथ बैठकर ड्रिंक करने की कोशिश करता है। यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलने का। यहाँ लड़कियाँ इससे सवाल करती हैं कि चलो तुम अपने बारे में बताओ कि तुमने फर्स्ट किस कब की थी। तो वो कहता है, फिलहाल में ही। ये सुनकर लड़कियां कहती हैं कि तुम तो इतने बड़े हो गए हो, स्कूल टाइम से लेकर अभी तक क्या इंतजार कर रहे थे, तुम तो बहुत ही इनोसेंट बच्चे हो। यहाँ लड़कियां कहती हैं, वेल तुमने किस लड़की को किस किया, उसे भी कंपनी में बुलाओ, क्या वो तुम्हारी क्लासमेट थी? तो ये कहता है कि वो हमारी कंपनी में ही काम करती है। यहाँ की लड़कियां काफी एक्साइटेड हो जाती हैं और कहती हैं कि वो हम में से ही कोई है, कौन हो सकती है वो? तभी शिया कहती है कि तुम लोग शांत हो जाओ, वो भी नई नई ज्वाइनिंग किया है, उसे इतना परेशान मत करो। वेल तभी शी की बारी आती है और उसके लिए एक डेयर मिलता है कि सोशल मीडिया पर उसे किसी डेट के लिए पूछना होगा। सभी लोग हाइप करते हैं कि जल्दी करो, लेकिन ये कहती है कि डेट पर पूछने के लिए इट्स वेरी बोरिंग। ये लड़कियां इसे बोलती हैं कि तुम ऐसे मुकर नहीं सकती, गेम तो गेम होता है, तुम्हें जो डेयर मिला है उसे कंप्लीट करो। तभी यहाँ पर मिस्टर बाय की कलीग कहती है कि तुम यहाँ इतने देर से बैठे हो और वो भी वहाँ अकेले बैठी है, तुम्हें जाकर उसे ड्रिंक ऑफर करना चाहिए। जब वो इसे ड्रिंक ऑफर करता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि वो देखो क्या चल रहा है। वो बेचारा इतना ज्यादा नर्वस होता है कि उसके फोन पर वाइन गिरा देता है और माफी मांगता है कि मेरे हाथ कांप रहे थे। यहाँ वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद मिस्टर बाय शीनियान को घर छोड़ने के लिए आते हैं। यहाँ वो उसकी खूबसूरती देखकर उसकी तरफ खींचा चला जा रहा होता है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए अपने महंगे फोन को यहाँ रख कर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शी की दोस्त कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इतना ड्रिंक मत किया करो। ये कहती है, बहुत हैरानी वाली बात है, मेरा फोन तो उसने तोड़ दिया, सारी डेटिंग ऐप भी उसने डिलीट कर दिया और उसने अपना फोन मेरे लिए छोड़ा है जिसमें सिर्फ मैं कॉल एंड मैसेजेस कर सकती हूँ। इतने दिन तक ये मुझे बहुत ही सीधा साधा लग रहा था, लेकिन अब मैं इसे अपने आप से दूर कर रही हूँ तो ये दूर क्यों नहीं जा रहा, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग मॉम आती है और कहती है, बाय 2 दिन से तुम अच्छे से खा पी नहीं रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए प्लम जूस बनाया है। मॉम यहाँ कहती हैं कि इतने दिन से मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्या तुम्हारी उस लड़की से लड़ाई हुई है जिसे तुम पसंद करते हो? तो ये बताता है कि मॉम मैं उसके साथ नहीं रह सकता। मॉम कहती है, तुम उसके साथ क्यों नहीं रह सकते, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करती है या फिर उसकी शादी हो गई है? ये कहता है, नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। तो मॉम क्वेश्चन करती है कि तो फिर क्या बात है, लेकिन ये अपनी मॉम को नहीं बताता है। मॉम कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम उससे शेयर नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम बहुत ही हैंडसम हो, तुम्हारे पास पैसों की भी कोई कमी नहीं है, तुम्हें एक अच्छी लड़की आराम से मिल सकती है। ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती हैं। यहाँ ये मनी मन में सोचने लगता है कि क्या हुआ अगर हम साथ नहीं रह सकते, मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा, तुमने बचपन से काफी स्ट्रगल किया है। वेल अगले दिन शीनियान की कलीग कहती है कि वो जो नया एम्प्लॉय आया है मिस्टर बाय, वो तो चीफ मैनेजर की टीम में चला गया, मुझे लगा वो तुम्हारी टीम में आएगा। ये सुनकर इसे काफी गुस्सा आता है और ये डायरेक्टली जाती है मिस्टर बाय के पास और कहती है कि तुमने सारे ग्रुप वालों के प्राइजेस कंपेयर किए और जिसके प्राइजेस तुम्हें ठीक लगे तुमने उसमें चले गए। ये कहता है कि मैं आपका ग्रुप ज्वाइन नहीं कर सकता, चाहे पब्लिकली या प्राइवेटली। यहाँ ये इसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर बाय कहते हैं कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैंने सिक लीव लिया है
और मुझे आपसे अब कोई और बात नहीं करनी। ऐसा बोलकर यहाँ से चला जाता है और शी कहती है ये तो मेरे ट्रिक्स मेरे ऊपर ही यूज कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लोग एक जगह होते हैं। आंटी कहती हैं कि देखो तुम्हारी सिस्टर भी आई हुई है, सभी लोग मिलकर आज हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तुम अपने सिस्टर से डेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हो क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे लड़कों को डेट किया है, वो तुम्हें कोई एडवाइस दे देंगी। तो ये कहती है ऑफ कोर्स, तुम्हें किस तरीके के सॉल्यूशन चाहिए, तुम्हें कौन सा एडवाइस चाहिए, कैसी लड़की तुम्हें पसंद है। ये कहता है कि ये सब बात मैं प्राइवेटली करना पसंद करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं शिया बाई के कमरे में आ जाती है और कहती है सोने से पहले दूध पी लेना चाहिए। ये दोनों लोग यहाँ एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और नाइट गाउन गंदा हो जाता है। ये कहती है मैंने ये नया खरीदा था। तो ये कहता है मैं आपके लिए दूसरा नाइट गाउन लेकर आता हूँ, लेकिन ये इसे रोकती है और कहती है तुम कितना ज्यादा इनोसेंट हो। ऐसा बोलकर इसके कपड़े खोलने लग जाती है। मिस्टर बाई यहाँ काफी ज्यादा नर्वस होते हैं। शी कहती है मैं तुम्हें नई नई चीजें सिखाना चाहती हूँ। तो ये यहाँ काफी ज्यादा रोमांटिक फील करता है और कहता है कि हाँ मुझे भी सीखना है। जिसके बाद ये इसको किस करना शुरू करती है। मिस्टर बाई गहरी गहरी सांसें लेते हैं। तो ये कहती है इतनी गहरी सांसें मत लो नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। एंड जिसके बाद ये दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट सीन में ये ड्राइंग करता है तो ये इसके पास जाती है तो इसके साथ ये फ्लर्ट करने लग जाता है कि तुम मेरे कपड़ों में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो, और किस करने वाला होता है तो ये मना कर देती है। अगले दिन हम ऑफिस में देखते हैं शी की दोस्त आती है और कहती है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुमने जो एनिमे लिखा था उसके कैरेक्टर को किसी ने लीक कर दिया है। ये कहती है जल्दी से हमें कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो हमारा पूरा का पूरा काम वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर चीफ मैनेजर आते हैं और कहते हैं कि ये घटिया काम तुम ही कर सकती हो, तुम्हारी वजह से हमें कंपनी में कितना बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है। सभी लोग इसके ऊपर ब्लेम डालते हैं। इवन एम्प्लॉयज भी ये सोचते हैं कि हमने नहीं सोचा था कि शिया मैडम ऐसा कर सकती हैं, वो कंपनी के कैरेक्टर्स के बारे में लीक करके हमारे मूवी को खराब कर सकती हैं। और तभी यहाँ पर आंटी आती हैं। इस कंपनी की ओनर वही हैं जो उसके डैड को डेट कर रही हैं। वो कहती हैं ब्लेम डालने से अच्छा होगा कि सॉल्यूशन पर ध्यान दो। वो शिया से सवाल करती हैं इसका कोई सॉल्यूशन है, तो वो कहती है हाँ सॉल्यूशन है। चीफ मैनेजर कहता है आप इससे सॉल्यूशन की एक्सपेक्टेशन मत लगाइए क्योंकि ये हमारी कंपनी बर्बाद कर रही है। ओनर कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही, तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन दो, अदरवाइज अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद शिया यहाँ पर नए कैरेक्टर को रिवील करती है और कहती है कि मैंने एडवांस में एक अच्छा कैरेक्टर बना कर रखा था क्योंकि मुझे डाउट था कि जरूर मेरे साथ ऐसा कुछ तो कोई ना कोई करेगा। वेल जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, हमारे कैरेक्टर की प्रचार हो गई। इस एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में जब ये रियल कैरेक्टर सब लोगों के सामने आएगा तो लोग शॉक्ड हो जाएंगे। मैम कहती हैं कि तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, इतने बड़े सिचुएशन में भी तुम शांति से प्रिपरेशन कर रही थी। सभी लोगों को ये कहती है कि मैडम शी को सभी लोग थैंक यू बोलो, ये हमारे इस एनिमे को और भी आगे ले जाएंगी। ये सब होने के बाद बाई कहता है कि आज रात मेरा वेट कीजिएगा, आप अकेले मत जाइएगा। तभी रात हो जाती है और तभी मिस्टर बाई आते हैं शी के पास। मिस्टर बाई कहते हैं प्लीज मुझे वीचैट पे ऐड करो, हम लोग एक दूसरे को इतने दिन से जान रहे हैं। ये कहती है कि मैं इंस्टाग्राम पर मिले हुए लोगों को वीचैट पर ऐड नहीं करती, लेकिन ये मुंह बना लेता है एंड देन ये ऐड करती है। तो मिस्टर बाई खुश होते हैं, फिर कहते हैं ये क्या तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। ये कहती है वीचैट पे ऐड होने का पेमेंट लगेगा। तो ये कहता है ठीक है। ये कहती है दूसरे किस्म का पेमेंट। जिसके बाद ये इसे एक ड्रेस ऑफर करती है एंड देन ये बिल्लियों वाली ड्रेस पहन कर आता है। लेकिन फिर शी कहती है कि चलो बढ़िया लग रहे हो, ऐसे कहकर वो काम करने का नाटक करती है। फिर अचानक से वो उसे किस करने लग जाती है और तभी यहाँ पर आंटी की एंट्री होती है। आंटी यहाँ पर इसे सॉरी कहती हैं कि तुम इतना अच्छा काम करती हो फिर भी तुम्हें इतनी सारी लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। मैं पता कर लूंगी कि किसने उस कैरेक्टर को रिवील किया था, जो भी है तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो ये कहती है आंटी आपको मेरे लिए इतना केयरिंग होने की जरूरत नहीं है। आंटी तो यहाँ पर इसके लिए खाना भी लेकर आई हुई होती हैं और कहती है ये सब मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है और मैं तुम्हारा केयर नहीं करूंगी तो कौन करेगा, क्योंकि तुम ही तो आज के बाद से मेरी बच्ची हो। ये सब देखकर शिया यहाँ पर इमोशनल हो जाती है। इन दिन ये आंटी के हाथ से खाती है और खूब तारीफ करती है कि खाना बहुत ही अच्छा है। कहती है जब मैं बहुत ही छोटी थी तो मेरी मॉम इसी तरीके का खाना बनाकर मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। आंटी कहती है बहुत ही अच्छी बात है, तुम मुझे अपनी मॉम ही समझो क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। तभी कोई आवाज आती है और आंटी कहती है ये कैसी आवाज है, और हम दूसरी तरफ मिस्टर बाई को छुपा हुआ देखते हैं। ये किसी तरीके से आंटी को डिस्ट्रैक्ट करती है और कहती है आंटी खाते वक्त मेरे मुँह में कांटा चुभ गया। आंटी कहती है आराम से खाओ, वैसे बहुत ही लेट हो चुका है, तुम घर चलो। तो ये कहती है नहीं नहीं आंटी मुझे अभी बहुत ही काम है, मैं घर आ जाऊंगी।
यहाँ से ये चली जाती हैं और तभी मिस्टर बाय पीछे से आकर इसे हक करते हैं। यहाँ मिस्टर बाय कहते हैं तुमने तो मेरे साथ बहुत खेल लिया, लेकिन अब मेरी बारी है। ये किस करने की कोशिश करता है और तभी शिया कहती है कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करने पर ही मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड करूंगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मॉम कहती है कि मिस्टर बाय तुम कहाँ थे, इतना लेट क्यों घर आ रहे हो? तो ये कहता है मॉम मैं ओवर टाइम कर रहा था। मॉम यहाँ इसके स्वेटर पर लड़की का बाल देखती हैं और कहती है तुमने मुझे किसी लड़की के बारे में बताया था, तुम्हारा और उसका कैसा चल रहा है? तो ये कहता है सब कुछ ठीक ही चल रहा है। मॉम कहती है ठीक है, ऐसे ही फन करते रहो, सही टाइम आने पर तुम उसे मुझसे मिलाने लेकर आना, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। ये कहता है मॉम आप उसे देख चुके हो, आप उससे मिल चुके हो? तो ये कहती है क्या वो हमारे कंपनी की कोई कलीग है? वेल जो भी हो मैं खुद से गैस करूंगी, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम किस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। तो ये कहता है ठीक है मॉम। नेक्स्ट सीन में बाई आता है और कहता है शिया मैं अपना रिवॉर्ड लेने के लिए आया हूँ। जिसके बाद ये अपना ब्लेजर उतारती है और ये कहती है कि ये रहा तुम्हारा रिवॉर्ड, मैं बिना कपड़ों के रहूंगी और तुम्हें पेंटिंग करनी है मेरी। जिसके बाद ये पेंटिंग करता है और कहता है ये कोई रिवॉर्ड थोड़ी ना है, एंड देन वो इसके पास जाकर रोमांस करता है। अगली सुबह हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हम चीफ मैनेजर को देखते हैं जो कि मिस्टर बाय से कहते हैं क्या तुम कभी भी शी ग्रुप में काम करना चाहोगे? तो वो कहता है नहीं, मैं तो आपके ग्रुप में काम करना चाहता हूँ क्योंकि आपके ग्रुप काफी ज्यादा परफेक्ट दिखता है। चीफ मैनेजर कहते हैं तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ गया कि किसकी ग्रुप अच्छी है। तुम्हारे जैसे यंग टैलेंटेड लोगों को ही तो हमारे मेंबर के कोर मेंबर हैं। और कभी भी उस शी की लड़की से फूल्ड मत होना, वो सिर्फ दिखने में सुंदर है, वो एक नंबर की खड़ूस है। यहाँ चीफ मैनेजर तो शी से काफी ज्यादा नफरत करता है और कहता है वो लड़की एक नंबर की घटिया लड़की है, उससे जितना हो सके दूर रहना। मुझे एक बार नया प्रोजेक्ट मिलने दो, फिर मैं उसका असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। बाय चीफ मैनेजर को पानी ऑफर करता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर बाय मास्क लगाकर किसी आदमी से मिलते हैं। ये कहता है कि शी एक नंबर की डर्टी लड़की है, साल भर में उसने 7 से 8 लड़कों को एक्सचेंज किया होगा। ये लो ये पेन ड्राइव, तुमने जो मांगा था तुम्हें मैं दे रहा हूँ, लेकिन पहले अपना नाम बताओ। तो ये अपना फेक नाम बताता है। जिसके बाद मिस्टर बाय कहते हैं कि तुम पहले क्या थी, कैसी थी, मुझे वो सब नहीं सुनना, लेकिन अब तुम सिर्फ मेरी हो। जिसके बाद ये शिया के पास आता है और ये सवाल करती है कि तुम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों लग रहे हो, जैसे तुमने किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। मिस्टर बाय इसे गोद में उठाते हैं और किस करना शुरू करते हैं और सोफे पर लेकर आते हैं और रोमांस करते हैं। और तभी दूसरी तरफ हम इनके पेरेंट्स को आता हुआ देखते हैं, लेकिन तब तक ये बेचारे संभल जाते हैं। मॉम कहती है मुझे पता था तुम दोनों यहीं पर होगे। तो मिस्टर बाय कहते हैं कि मैं यहाँ पर सामान पैक करवाने के लिए आया था। शी भी कहती है कि हाँ बाय चाहता है कि मैं जल्द से जल्द इसके साथ मूव इन हो जाऊँ। मॉम भी कहती है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा होगा। जिसके बाद ये सब लोग फैमिली फोटो लेते हैं। यहाँ सभी लोग जब तस्वीर ले रहे होते हैं तो बार बार डैड परेशान होते हैं कि उनकी बेटी के चेहरे पर थोड़ा सा भी स्माइल नहीं है और वो इतना ज्यादा सीरियस है। फिर वो परेशान होते हैं कि वो इतना दूर क्यों खड़ी है, उसे बाय के थोड़ा तो करीब आना चाहिए। बार बार वो परेशान होते हैं, एक भी अच्छी फोटो नहीं आ पा रही होती। वो यहाँ शिया को बहुत ही ज्यादा डांटते हैं। शिया बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने डैड से कहती है कि आप कैसे इंसान हैं, हर वक्त जब भी किसी नई लड़की को लाते हैं तो उसके साथ ये फैमिली फोटोज खींचते हैं। और ये फैमिली फोटोज कहाँ रखी हुई है? आपके बेड के नीचे पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं कचड़े में। तो इन फोटोज का कोई मतलब नहीं है। डैड यहाँ पर कहते हैं कि तुम हर बार मेरे पास तो मेरे सामने क्यों ले आती हो? और तभी अचानक से ये कहती है कि मुझे कोई फोटोज नहीं लेना, मैं जा रही हूँ यहाँ से, आप डैड बनने के काबिल नहीं है, मुझे समझ ही नहीं सकते। अचानक से उसके पेट में दर्द होता है और तभी हम आंटी को भी चेक कराते हुए देखते हैं। ये सब देखकर मिस्टर बाय कहते हैं कि अंकल आप किसी का भी ख्याल नहीं रख रहे, प्लीज आप मेरी मम्मी का तो कम से कम ख्याल रखो, आप शिया का भी ख्याल नहीं रखते। तो अंकल कहते हैं कि अरे उसकी फिक्र मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये कहता है नहीं वो ठीक नहीं है, इतना दिनों से वो पेट दर्द की मेडिसिन ले रही थी, ओवर टाइम कर रही थी, क्या ये सब आपको पता था? नहीं ना, तो प्लीज एटलीस्ट थोड़ा तो आप केयरिंग बनिए, इतना ज्यादा केयरलेस क्यों रहते हैं? मॉम भी कहती है कि हाँ मेरी बात मानो, तुम शिया के साथ बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो, तुम उसकी बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये लोग यहाँ से चली जाते हैं और बेचारे डैड को कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट सीन में हम शिया को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठी होती है और उसके पेट में दर्द होता है। यहाँ वो अपने पास्ट की फोटोज को देखती है जहाँ उसके डैड ने ढेर सारी वाइफ को लाया होता है, बट किसी के भी साथ वो सेटल नहीं होते। तभी बाहर से आवाज आती है कि मैंने तुम्हारा डिनर बना दिया है, आकर खा लो। जिसके बाद ये सब कुछ डस्टबिन में डालते हुए बाहर जाती है। ये देखती है डैड ने इसके लिए डम्पलिंग बनाए हैं और शुरू से इसके डैड इवन स्कूल टाइम से जब ये छोटी सी तभी से लेकर अभी तक स्टीम बन खिलाया करते हैं। ये कहती है आपको पता है मुझे स्टीम बन से नफरत है, ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। वो फोटोज ले जाकर ये डस्टबिन में डाल देती है और तभी यहाँ मिस्टर बाय शू आते हैं। यहाँ वो इससे कहती है तुम्हें पता है मुझे स्टीम बन से बहुत ही ज्यादा नफरत है, स्कूल टाइम में मैं कभी भी अच्छा खाना नहीं खाती थी, 1 रुपए में 3 स्टीम बन मिलते थे जो कि मैं हमेशा खाया करती थी। रात में
आकर डैड वही डिनर में भी बना देते थे और मैं खाती थी। यहाँ उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, उसे चक्कर आता है और वो इसके ऊपर रेस्ट करती है। यहाँ ये इसे गोद उठाकर ले जाता है हॉस्पिटल। नेक्स्ट सीन में हम डैड को देखते हैं जो कि कहते हैं मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम स्टीम बन से इतना ज्यादा नफरत करती हो। ये रहा, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, आई होप कि तुम्हें पसंद आए। वेल तभी यहाँ पर मॉम आती है और कहती है मुझे पता है तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम हमारे घर पर स्टे करोगी, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हें तुम्हारे फेवरेट डिश बना कर खिलाएंगे। इवन मिस्टर बायशु भी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। ये मॉम को मॉम कहती है और कहती है मैं आपके साथ चलूंगी, आपकी वेडिंग ड्रेस पिक करने में आपकी हेल्प करूंगी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम आंटी को देखते हैं वेडिंग ड्रेस ट्राई करता हुआ और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। आंटी कहती है बेटा तुम 30 की हो चुकी हो, अभी इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें भी वेडिंग गाउन ट्राई करना चाहिए और जल्दी से शादी करना चाहिए। डैड भी कहते हैं हाँ इसे शादी करने के लिए बोलो। ये डैड को कहती है आप ही शादी करो, मुझे शादी नहीं करना। डैड कहते हैं लड़की हो शादी तो करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर मिस्टर बायशु आते हैं और कहते हैं कि मैं आपको वेडिंग ड्रेस में देखना चाहता हूँ, आप बहुत खूबसूरत लगोगे, मैं वो पेंटिंग बनाऊंगा। जिसके बाद ये वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है एंड सच में ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। कहती है ये वेडिंग ड्रेस इतना ज्यादा सुंदर है, बहुत ही अजीब बात है कि हम जिंदगी में इसे सिर्फ एक ही बार पहनते हैं। मिस्टर बाय इसके पास आते हैं और कहते हैं तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। वो इंटिमिडेट हो जाते हैं और उसे किस करना शुरू कर देते हैं। तभी यहाँ पर पेरेंट्स आ जाते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे कहाँ गए। मॉम कहती है मेरे बेटे के नंबर पे कॉल करो, लेकिन कॉल भी नहीं लगता। पेरेंट्स कहते हैं शायद वो लोग बाहर गए हैं। मॉम कहती है बिना बताए वो लोग कैसे जा सकते हैं। यहाँ शी कहती है कि तुम्हारा हार्ट बीट इतना ज्यादा तेज क्यों है, क्या तुम अपनी मॉम से इतना ज्यादा डरते हो, तुम इस रिलेशनशिप को पब्लिकली कभी एक्सेप्ट भी कर पाओगे या नहीं, तुम बहुत ही ज्यादा इनोसेंट हो, तुम कभी मेरा स्टैंड नहीं ले सकते। ये सब सुनकर गुस्से में ये यहाँ से चला जाता है। वेल अगले दिन ये अपना ब्रांड न्यू गेम प्ले लॉन्च करती है। यहाँ चीफ मैनेजर मनी मन में सोच रहा होता है तुम्हारा तो गेम ओवर होने वाला है। जैसे ही ये पेन ड्राइव लगाती है और अपना गेम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करती है तो लोग हैरान हो जाते हैं और काफी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये कहती है होपफुली मेरा गेम प्ले बहुत ही अच्छी अर्निंग करके लाएगा। लेकिन यहाँ चीफ मैनेजर का मुंह बन जाता है। शायद उसने कुछ और एक्सपेक्ट किया था, लेकिन यहाँ कुछ और होता है। वो फटाफट जाता है अपने ऑफिस में कुछ ढूंढने के लिए। तभी पीछे से बायशु कहता है शायद आप ये पेन ड्राइव ढूंढ रहे हैं। ये पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला, तो बायशु कहता है मुझे ये कॉरिडोर से मिला। मैनेजर इसे ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। जिसके बाद ये आता है सीईओ के पास और कहता है मैडम ये रहा पेन ड्राइव, मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आपको शी की असली सच्चाई पता चल जाए। जब ये पेन ड्राइव लगाती है तो इस पेन ड्राइव में एक वीडियो होता है और चीफ मैनेजर यहाँ पर प्रोजेक्ट को लीक करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ कैमरा भी फोड़ देता है। मैम कहती है अच्छा तो प्रोजेक्ट की चोरी तुमने की थी। ये कहता है नहीं मैडम उसमें तो शी होनी चाहिए। मैम कहती है तुम्हारी बात मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालती हूँ और सिक्योरिटी गार्ड से खींचते हुए यहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बायशु को देखते हैं जो कि वो पेन ड्राइव के सारे फोटोज देख लेता है। यहाँ उसे ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जैसे कि पास्ट में शिया कितने लड़कों को डेट की है और कितने लड़कों के साथ रही है। जिसके बाद इसे काफी ज्यादा हर्ट होता है और ये अपने दोस्त के साथ जाकर खूब ड्रिंक करता है। दोस्त यहाँ सवाल करता है कि तुम सिर्फ ड्रिंक करते जा रहे हो, रीजन भी नहीं बता रहे हो। वो कुछ नहीं बोलता। जिसके बाद फाइनली दोस्त कॉल करता है शिया को और शिया यहाँ उसे लेने के लिए आती है। यहाँ वो उसे गले लगा लेता है। ये कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें सब पता चल चुका है, तुमने पेन ड्राइव के सारे फोटोज देख लिए हैं। तो ये कहता है हाँ मैंने देख लिए हैं। ये कहती है कि बेहतर होगा तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारे टाइप की बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन ये कहता है मुझे तुमसे दूर नहीं रहना, मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई लेना देना नहीं है और मैं जानता हूँ कि मुझसे ज्यादा बेटर वे में आज तक तुम्हें किसी लड़के ने नहीं जाना होगा। यहाँ वो उसे बार बार हक करता है और कहता है मुझे अपने आप से दूर मत करो। और तभी चीफ चेयरमैन जिसे ऑफिस से निकाल दिया गया वो इन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। कहता है ओह अच्छा इन दोनों का अफेयर चल रहा है, रुको मैं इन लोगों की फोटोज लेकर इन लोगों की आदतों को रिवील करता हूँ। यहाँ वो उनकी तस्वीरें निकाल लेता है। अगले दिन ये कंपनी में आता है और आकर कहता है कि मैं शी लड़की का असली चेहरा आप सभी लोगों के सामने लाना चाहता हूँ और फोटोज दिखाता है मैम को। मैम ये फोटोज में अपने बेटे को इसके साथ देखती हैं और कहती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो मैनेजर कहता है इन लोगों का अफेयर चल रहा है। आप जरा सोचिए ये लड़की उस लड़के से कितना ज्यादा बड़ी है, इसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं है इस लड़के के साथ अफेयर चलाने में। ये सब सुनते ही खड़ा होता है बायशु और कहता है उस टाइम में बहुत ही ज्यादा ड्रंक था और मैं इससे सपोर्ट ले रहा था। और तभी मॉम भी कहती है कि तुम होते कौन हो मेरा बेटा बेटी पर इल्जाम लगाने वाले। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, इवन चीफ मैनेजर भी, कि ये इस लड़की को अपनी बेटी क्यों कह रही है। और आज आंटी सभी कंपनी में सभी लोगों के सामने ये चीज बताती है कि ये मेरी बेटी है और बायशु मेरा बेटा है। अपनी फालतू की बकवास बंद करो और उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती हैं। जिसके बाद यहाँ इसकी दोस्त आती है और कहती है अच्छा तो तुम कंपनी के सीईओ की बेटी हो, लेकिन तुम लोगों का टाइटल इतना ज्यादा अलग क्यों है और तभी तुम्हें बायशु हमेशा परेशान करता रहता है। मैं सोचूं कि वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, वो तुम्हारा भाई जो है।
नेक्स्ट सीन में हम मॉम को देखते हैं जो कि बायशु से सवाल करती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, तुम इतना ज्यादा ड्रंक होकर अपनी सिस्टर को क्यों परेशान कर रहे थे। तो ये कहता है कि सॉरी मॉम, मैं आज के बाद से उन्हें परेशान नहीं करूंगा। मॉम कहती है अच्छी बात है, क्या तुम उस लड़की की वजह से इतना ड्रिंक कर रहे हो। तो ये कुछ नहीं बोलता, बस कहता है हाँ मॉम, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम कहती है संभल कर रहो, अपने आप को स्पॉइल मत करो और अपनी सिस्टर को ऐसे परेशान मत करो। और वैसे भी कुछ ही दिन में तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है, अपने सारे दोस्तों को इनवाइट करना, मैं पार्टी दूंगी। और दूसरी तरफ डैड कहते हैं शिव से कि तुम्हारे ब्रदर का बर्थडे आने वाला है, अपने ब्रदर के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर कर लेना। ये कहती है मुझे क्या करना है उसके बर्थडे का। तो डैड कहते हैं वो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा केयर करता है, भूल गई जब तुम बीमार पड़ गई थी तो मुझसे पहले वही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था, वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा केयरिंग है। मॉम पार्टी देने वाली हैं, वहाँ तुम्हें आना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इसका बर्थडे वाला दिन। यहाँ मॉम कहती हैं जब से मेरा बेटा यूनिवर्सिटी गया तब तक मैं उसके साथ बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाई, आज मैं इतने दिन बाद उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। यहाँ डैड भी काफी तारीफ करते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल आपकी तरह है, एकदम इनोसेंट शांत मिजाज का, ना कि मेरी बेटी की तरह अक्सर गुस्से में और हाइपर मोड में। तभी मॉम कहती है चुप रहो, तुम्हारी बेटी यहाँ आ गई। वेल तभी ये सब लोग यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं कि तभी एक न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है, लिन चूचू। वो आकर इसे निपट जाती है और कहती है हैप्पी बर्थडे। हैरान होकर सवाल करता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि ये तो तुम्हारे लिए सरप्राइज था। यहाँ वो आंटी से कहती है कि ये अंकल कौन है। तो ये बताती है कि ये तुम्हारे अंकल हैं, यानी कि मेरे बॉयफ्रेंड, हम लोग शादी करने वाले हैं। ये सुनकर ये कहती है कि ओ माय गॉड आंटी, आप तो अभी तक डेटिंग कर रही हैं, मुझे आपसे एडवाइस चाहिए। तो ये कहती है ये बेटी बहुत ही ज्यादा नटखट है, बचपन में जैसी थी बिल्कुल अभी भी वैसी है। तभी वो मिलती है शियान्योन से। वो शियान्योन को हेलो कहती है, लेकिन फिर भी वो बहुत रूड रिप्लाई देती है। यहाँ ये लड़की कहती है कि मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है, तो तुम मुझे पेंटिंग करना सिखाओगे ना। उस प्रोजेक्ट के लिए पेंटिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो कहता है शिया क्या मैं इसे पेंटिंग सिखा सकता हूँ। तो शिया कहती है तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपना काम करो ना तुम। वेल तभी यहाँ पर ये लीचीचू कहती है कि वेल मुझे जानना है कि आप इसकी सिस्टर हो ना, तो आपने इसे तोहफे में क्या दिया। तो ये इसे कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद लिन चूचू कहती है कि क्या आप मुझे पसंद नहीं करती या फिर मैंने कुछ गलत किया है। तो ये कहती है बस मैं नए लोगों से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ऐसा कहकर ये गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिया को वायलिन बजाते हुए और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि वो इतना अच्छा वायलिन बजाती है। यहाँ वायलिन की ट्यून सुनकर बायशु हैरान हो जाता है और सवाल करता है क्या ये ट्यून मेरे लिए है। वो कहती है जैसा तुम्हें ठीक लगे। यहाँ से वो कहकर चली जाती है, लेकिन जो दोस्त होती है वो कहती है ये दोनों नॉर्मल भाई बहन नहीं लग रहे, जरूर इनके बीच में कुछ तो है। तभी अगले दिन ये पेंटिंग प्रैक्टिस कर रही होती है। कहती है तुम मुझे सिखाओगे या फोन चलाने में ही बिजी रहोगे। ये कहता है इतनी जल्दी मैं तुम्हें पेंटिंग करना कैसे सिखा दूं, ये इतना इजी नहीं है, जो करता है उसी के लिए इजी है। और ऐसा कहकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर वो इसके पेंटिंग्स चेक करने लगती है और वो अचानक से दौड़ के आता है और कहता है कि तुम्हें परमिशन किसने दिया मेरे पेंटिंग्स को टच करने के लिए। तो ये कहती है पेंटिंग में वो लड़की है, वो तो तुम्हारी बड़ी बहन है ना। तो ये कहता है तुम्हें इससे क्या लेना देना। तभी यहाँ पर अंकल आ जाते हैं और ये लड़की कहती है अंकल आप बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं, आपको पता है ये लड़का क्या कर रहा है। तो फिर ये इसका मुंह बंद कर देता है। डैड कहते हैं तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या बात हो गई। तो ये कहता है मैं इसे डांट लगा रहा था, ड्राइंग करने के लिए सीरियस होना जरूरी है, नहीं तो बिना फोकस के अच्छा ड्राइंग नहीं हो पाता। यहाँ डैड इन लोगों को एक बात बताते हैं कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम्हारी बड़ी बहन भी आने वाली है। ये सुनकर ये एक्साइटेड हो जाती है, अगर वो आ रही है तो मैं तो जरूर आऊंगी। और तभी यहाँ पर शिया आती है और अपने डैड से कहती है मैं नहीं जाने वाली। वो गुस्से में ऐसा कहकर चली जाती है और डैड उसे फॉलो करते हैं। ये सब देखकर मिस्टर बाय को कुछ समझ में नहीं आता। जिसके बाद ये लड़की कहती है तुम चिंता मत करो, हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तुम्हारा ये टॉप सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझे रीपे करना होगा। तो ये पूछता है तुम क्या चाहती हो। तो ये बताती है कि मैं अभी अभी तो चाइना वापस आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। ये कहती है नहीं मुझे बहुत ही काम है। ये कहती है ठीक है, आई थिंक मुझे अंकल के पास जाकर सब कुछ बता देना चाहिए कि तुम्हारे और बड़ी दीदी के बीच में क्या चल रहा है। तो ये कहता है ठीक है मुझे माफ करो, मैं चलूंगा तुम्हें जहाँ चलना होगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शिया कहीं जा रही होती है, तभी वो कुछ लड़कियों को बात करते हुए सुनती है। तुम्हें पता है एक मेंटल पेशेंट लड़की बायशु को प्रपोज कर रही थी, वो मना करता है, लेकिन फिर वो लड़की उसे चाकू से इतनी बार मारती है कि वो ऑलमोस्ट मर ही जाता है। अभी वो हॉस्पिटल में होगा, चांसेस बहुत ही कम है कि वो जिंदा होगा। ये सब सुनकर शी परेशान हो जाती है, उसे कॉल्स लगाती है लेकिन कॉल नहीं लग पाता। जिसके बाद ये हॉस्पिटल आती है एंड देन ये उसकी बॉडी देखकर हैरान हो जाती है। अंदर डॉक्टर इसे नहीं जाने देते। ये रोना शुरू कर देती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने वादा किया था तुम मेरे साथ रहोगे। और तभी पीछे हम मिस्टर बाय को देखते हैं, वो इसे इस तरीके से बिलखता हुआ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये मेरी काफी केयर करती है। वो इसे अपनी तरफ खींचते हैं।
इसे देखकर ये बेहोश हो जाती है और कहती है, क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली? तो ये कहता है, हाँ एक एक बात मैंने सुन ली कि तुम कैसे मुझे देखकर बिलक रही थी। जिसके बाद हम यहाँ देखते हैं लिन चूचू को और कहती है कि बाद में मुझे थैंक यू जरूर बोलना, ये सब मेरा किया करम है। नेक्स्ट सीन में ये इसे लेकर जाने लगता है और दूसरी तरफ ली चूचू ये मन में सोच रही होती है कि मैं भी उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहती। अगर वो उस लड़की को पसंद करता है तो आई होप वो दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहे। दूसरी तरफ यहाँ ये इसके साथ फ्लर्ट करने लगता है कि तुम डरती हो कि मुझे कुछ हो न जाए। ये कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर मैं थोड़ा हड़बड़ा गई थी। जिसके बाद ये यहाँ पर इसे अपना कार्ड ऑफर करता है, गोल्डन, ब्लैक एंड सिल्वर कार्ड। कहता है तुम ये तीनों कार्ड रख सकती हो। मैंने देखा है कि ड्रामाज में बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को सारे कार्ड्स दे देते हैं पैसे खर्च करने के लिए, तो तुम भी ऐसा कर सकती हो। ये कहती है, तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ स्कैम कर दूंगी? तो ये कहता है, अगर तुम स्कैम कर भी दोगी तो मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि प्यार बार बार नहीं होता, मुझे इस बार हुआ है, तो मैं अपना सब कुछ तुम पर लुटाना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद ये इसे किस करती है। नेक्स्ट डे हम कंपनी में देखते हैं कि सारे कलीग्स एक दूसरे से भिड़ रहे होते हैं। किसी किस्म का प्रोजेक्ट स्टक हो गया होता है, प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखना होता है। सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से कहते हैं कि हम लोग तो सीक्रेट रख लेंगे, लेकिन आप दोनों तो भाई बहन हैं, आप दोनों को एक दूसरे को रिवील करना ही पड़ेगा या तो हो ही जाएगा। लेकिन फिर शी कहती है कि जॉब के वक्त हम सिर्फ जॉब की बात करेंगे, एक दूसरे के रिश्तेदार या भाई बहन का कोई रिश्ता नहीं होगा। तभी रात के वक्त हम देखते हैं कि शी शॉवर दे रही होती है और तभी बायशू आता है। वो सवाल करती है दरवाजे पर कौन है, तो वो कहता है मैं हूँ। ये कहती है ठीक है, ड्रॉर में से मेरे अंडरगारमेंट्स निकाल दो। जब ये बाहर आती है तो इसके हाथों में ब्लैक अंडरगारमेंट्स देखती है। जिसके बाद मिस्टर बाय कहते हैं तुम्हारा अंडरगारमेंट्स काफी ज्यादा अच्छा है, क्या मैं तुम्हें इस अंडरगारमेंट्स में देख सकता हूँ? तो ये कहती है सिर्फ अपने सपनों में। जिसके बाद ये इसे किस करने लगता है और इन दोनों के बीच में रोमांस होने लगता है। नेक्स्ट सीन में कलीग कहती है कॉन्ट्रैक्टेड पार्टी आ चुकी है, तो ये कहती है पैनिक होने वाली क्या बात है। जिसके बाद ये गु यांगलिंग को देखती है और देखकर हैरान हो जाती है। मिस्टर गु कहते हैं बहुत लंबे समय बाद मिल रही हो। इसे देखकर ये फटाफट से रेस्ट रूम जाती है। इतनी जल्दबाजी में जाता हुआ मिस्टर बाय भी इसे देख लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करती है और मिस्टर बाय भी यहाँ आकर सवाल करते हैं क्या कोई दिक्कत है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देती और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गु कहते हैं कि तुम अपने पार्टनर के साथ इस तरीके से बिहेव करती हो कि तुम मुझे यहाँ अकेला बैठाकर चली गई। ये माफी मांगती है उस चीज के लिए। यहाँ पर ये इसके साथ किसी प्रोजेक्ट को लेकर कोलैबोरेशन करने के लिए आया हुआ होता है और इसने सोचा भी नहीं था कि ये जिसके साथ कोलैबोरेट करने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर गु योंगलिन है। इन लोगों की बात करने के तरीके से बायशु सोचता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। नेक्स्ट सीन में बायशु परेशान होते हैं। मॉम आकर कहती है क्या हुआ। वो देखती हैं कि ये मिस्टर गु योंगलिन के बारे में रिसर्च कर रहा है। वो कहती है मैं समझ सकती हूँ। जिसके बाद वो समझाती हैं कि वो अब्रॉड से अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आया है स्पेशली बिजनेस करने के लिए। वो बहुत ही टैलेंटेड है, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। मैंने सुना है कि तुम्हारे सिस्टर और वो एक दूसरे को जानते हैं, और तो और शी के डैड को भी ऐसा लगता है कि वो उसके फ्यूचर पार्टनर बनने के लिए परफेक्ट रहेगा। ये सब सुनकर ये यहाँ से चला जाता है। तभी वो देखता है मिस्टर गु के साथ शीयान कहीं जा रही होती है और तभी हम इन दोनों को देखते हैं डिनर नाइट पे। ये कहती है अगर डिस्कशन ही करना था तो हम ऑफिस में भी कर सकते थे, यहाँ आना यूजलेस था। ये कहता है कम ऑन तुम कैसी बात करती हो, इतने लंबे समय बाद मिला हो, तुम्हें डिनर न कराऊं, कैसा होगा ये। ये कहता है देखो ये कोलैबोरेशन सिटी में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज चाहती हैं कि मैं उनके साथ कोलैबोरेट करूं, लेकिन तुम्हारे साथ में कोलैबोरेट कर रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ वापस रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। तो अगर तुम मेरी बातों से एग्री करती हो तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वो इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है कि तभी मिस्टर बायशु आकर इसे यहाँ से खींचते हुए ले जाते हैं और कहते हैं ये सब क्या चल रहा है। कंपनी से रिलेटेड बात कंपनी में की जाती है। तो ये बताती है मैंने बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुंची हूँ, मुझे ये कोलैबोरेशन डील डन करना है। तो ये कहता है तो क्या तुम उसके साथ वापस चली जाओगी, दोबारा उसके साथ तुम रिलेशनशिप में आ जाओगी, बताओ मुझे। ये कहती है मुझे हैंडल करना है, तुम चिंता मत लो। ऐसा कहकर चली जाती है। तभी यहाँ पर मिस्टर गु आते हैं और कहते हैं कि तुम तो फ्रेशर हो, अभी अभी कंपनी में एंटर किए हो, तो मैं इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस हो जाएगा। पैसे और डील के लिए ये लड़कियां किसी भी चीज में वापस आ सकती हैं। ये सब सुनकर इसे बहुत गुस्सा आता है। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यहाँ पर मीटिंग होता है और ऑर्गेनाइजर कोई और नहीं बल्कि बायशु होता है। तभी यहाँ पर मिस्टर गु कहते हैं कि सब चीज तो ठीक है, लेकिन मैडम शी का मुंह बना हुआ है, ये रहा आपके लिए चॉकलेट। हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं तो इतना तो बनता है। ये चॉकलेट फेंक देती है। मैडम कहती है कि लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सुना है तुम दोनों एक दूसरे के क्लासमेट थे, तो क्यों ना हम दोनों साथ में लंच पर चलें।
वेल तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोबारा से मिस्टर गू आते हैं इससे पूछने के लिए कि तुमने क्या डिसाइड किया। ये कहती है वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों काफी ज्यादा अलग है, तो आप बीच में मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। ये कहता है तुम मेरे साथ वापस रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, ये कंपनी की वजह से नहीं बल्कि तुम अपने छोटे भाई की वजह से कर रही हो, यानी कि बायशु के बेटे के साथ तुम्हारा कुछ तो चल रहा है। यहाँ ये इसे सजेस्ट करता है कि देखो मेरी बात मानो कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने तुम्हें 10 साल तक डेट किया है, मैं एक नजरिए में बता सकता हूँ कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये कहती है प्लीज आप अपना काम करिए और निकलिए यहाँ से। वेल तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है किस तरीके से बायशु इसके साथ जेन्युइन रिलेशनशिप में थी, शादी करने की प्लानिंग्स कर रही थी, घर लेने की प्लानिंग्स कर रही थी। और तभी अचानक से एक दिन गुयोलिंग कहता है कि वो अब्रॉड जा रहा है, वो अभी बंधना नहीं चाहता है, वो अभी अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता है और वो अभी इसको लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, सिर्फ नॉर्मल डेट कर रहा था, वो भी 10 साल तक। ये सुनकर इसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और बहुत ही बुरी तरीके से इसका दिल टूटता है। ये इसे मना भी करती है लेकिन वो कहता है कि प्लीज मेरे करियर के बीच में मत आओ, और ऐसा बोलकर वो हमेशा के लिए चला जाता है और ये बेचारी रोती रह जाती है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि यह हंस रही होती है और कहती है कि अब ये डिसाइड करेगा कि मेरे लिए कौन बच्चा है। तभी नेक्स्ट सीन में ये घर आती है। मिस्टर गू यहाँ इसकी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ डैड कहते हैं कुछ ही दिनों में मैं आंटी के साथ, तुम्हारी आंटी के साथ शादी करने वाला हूँ, यह हमेशा के लिए तुम्हारी मॉम बन जाएंगी। यहाँ गुयोंगली इन लोगों को कांग्रेट्स करता है और फिर अपने हाथों से शी के लिए खाना सर्व करता है, लेकिन वो मना करती है। जिसके बाद यहाँ पर बायशु खाना सर्व करता है तो वो कहता है कि तुम्हें पता है ये सब मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो बायशु कहता है 10 साल हो चुके हैं, लोगों का टेस्ट और लोगों की पसंद बदलती रहती है। यहाँ शी बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो टेबल से उठकर चली जाती है, लेकिन बाय उसके पीछे आता है। यहाँ आकर सवाल करता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ थे कितने सालों तक। ये कहती है मैं उसके साथ जितने भी साल थी, मैं अभी बहुत ही ज्यादा बदल चुकी हूँ, मैं पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिसके बाद ये इसे काम डाउन कराने के लिए किस करने लग जाता है। ये कहती है कोई हमें देख लेगा, लेकिन ये नहीं सुनता। और तभी गुयुंगलिंग इन दोनों को किस करते हुए देख लेता है और कहता है मैं जा रहा हूँ, क्या मुझे बाहर तक छोड़ने नहीं आओगी। ये कहता है आप चलिए मैं आता हूँ, तो ये कहता है कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा कहकर वो चला जाता है। वेल तभी नेक्स्ट डे हम शादी का सीन देखते हैं, अंकल और आंटी की शादी। यहाँ आंटी आती हैं बायशु के पास और कहती हैं कि मेरी भगवान से सिर्फ एक ही विनती है कि तुम्हें एक बहुत ही अच्छा पार्टनर मिल जाए जो तुम्हारा ख्याल रखे। मिस्टर गू चिंगलिंग कहते हैं कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और तभी शी कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम देख रहे हो ना ये किसी की शादी है। तभी वो सभी के सामने बैठता है इसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए और माफी भी मांगता है कि ये पहले इसे छोड़कर चला गया। मॉम डैड काफी ज्यादा खुश होते हैं कि इसे फाइनली इसका पार्टनर मिल गया। ये इसके पास आकर कहता है कि बायशु तुम्हारा हस्बैंड कभी नहीं बन सकता, ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, एंड इसे जबरदस्ती रिंग पहनाने की कोशिश करता है। तभी बाय आता है और इसे एक पंच मारता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और फिर वो शी को लेकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ लाते ही पब्लिकली उसे किस करता है। ये किस करते हुए उसके पेरेंट्स भी देख लेते हैं। मॉम तो बेहोश हो जाती हैं और डैड आते हैं शी को थप्पड़ मारने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आंटी हॉस्पिटल में होती हैं और तभी अंकल टिफिन लेकर आते हैं। अंकल का कहना होता है कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में इसलिए थी क्योंकि वो मुझसे रिवेंज लेना चाहती थी। मैंने उसे अच्छी शिक्षा नहीं दी है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम एक बहुत ही अच्छे बेटे हो। आई होप कि तुम मेरी बात को समझो। लेकिन तभी ये बैठता है और कहता है कि आप लोग उसे कभी नहीं समझ सकते, आप लोग उसे बहुत ही गलत समझते हो, वो वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो आते हैं आंटी से मिलने के लिए उनके लिए फ्रूट्स लेकर, लेकिन उसके डैड ये फ्रूट्स फेंक देते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए गुयुंगलिंग डिसाइड किया था। गुयुंगलिंग बहुत ही रिच है, तुम्हारे साथ वो रहता, तुम्हारा ख्याल रखता, तुम एक बहुत ही बड़े घराने में जाती। ये कहती है आप एक नंबर के सेल्फिश हैं, आप हमेशा प्रॉफिट देखकर रिलेशनशिप बनाते हैं, बट मैं आपकी तरह नहीं हूँ। ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है और हम इसे ऑफिस छोड़ता हुआ देखते हैं कि तभी मिस्टर बाय आते हैं और पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो। तो ये कहती है कि ये रिजाइन दे रही है। ये कहता है प्लीज यहाँ से मत जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, और कहता है मेरी मॉम को होश में आने दो, मैं उनसे बात करूंगा। तो ये कहती है अपनी मॉम को प्रोवोक करना बंद करो, उनकी तबीयत खराब है। ये यहाँ से चली जाती है और ये इसे जाता हुआ देखता है गुयुंगलिंग के साथ। वेल तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि बाय अंकल को बात करता हुआ देखता है और वो कहते हैं कि थैंक गॉड मेरी बेटी ने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और वो ये सुनकर हैरान हो जाता है कि क्या सच में उसने गुयुंगलिंग का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। यहाँ ये इसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन इसे रोता हुआ देखकर हर्ट हो जाता है और कहता है चलो हम लोग मूवी टिकट्स देखते हैं। ये कहती है कि मैं जा रही हूँ, तुम्हें अपने मॉम का ख्याल रखना होगा, मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया है। यहाँ से ये चला जाता है
और तभी यहाँ आता है गुयुंगलिंग, कहता है तुमने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, अब मैंने प्लेन के टिकट्स भी बुक कर दिया है, कल की ही फ्लाइट है। ये कहती है मैं और बाय इसी रूम में सोते थे, तो ये कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे हमारा रिलेशनशिप नहीं खराब होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये अपना सूटकेस पैक करके आती है आंटी के पास और उन्हें बाय कहती है मैं आपको देखने के लिए आई थी। यहाँ ये आंटी से काफी ज्यादा अटैच हो जाती है और इन्हें मॉम भी बोलती है, कहती है आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरे डैड ने बहुत ही अच्छे पर्सन को चूज किया है, लेकिन आप मेरे डैड को डिजर्व नहीं करती। वेल जो भी होगा भगवान के हाथ में है, लेकिन आपके साथ मुझे पहली बार मॉम जैसी फीलिंग आती है। यहाँ ये काफी ज्यादा रोती है क्योंकि अपने मॉम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन इसे जाना पड़ रहा है और कहती है आंटी आप अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डैड कहते हैं मैंने उसे अब्रॉड भेज दिया है। ये सुनकर आंटी को बहुत ही गुस्सा आता है। आंटी कहती है तुम कैसे पिता हो, तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ये कहता है मुझे माफ करो, मेरे पास और कोई अदर ऑप्शन नहीं था। ये कहता है तो मैं क्या करता, वो दोनों लोग गलत काम कर रहे थे। ये कहती है कैसे गलत काम, तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, उन दोनों का कोई खून का रिश्ता नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे भी लगते हैं। मॉम यहाँ पर काफी ज्यादा पैनिक होती हैं, कहती है मेरी बच्ची को जाए हुए कितना देर हो रहा है, तो ये कहता है कुछ ही घंटे। वो कहती है जल्दी से उसको चलकर रोको, मैं उन दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। मैं उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ, उसने मुझे मॉम पुकारा है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती, इवन उसके लिए मैं ये शादी भी तोड़ सकती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग आ जाते हैं अपना फ्लाइट पर, लेकिन अभी फ्लाइट को थोड़ा लेट होती है। ये कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली, मेरे पास अलग पासपोर्ट एंड वीजा है। ये कहता है तुम सच में, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, तुम्हारे चक्कर में रहूंगा तो मेरी भी फ्लाइट छूट जाएगी। ये इसे गुड लक बोलकर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ मिस्टर बाय आते हैं और कहते हैं क्या तुम सच में मुझे छोड़कर जाने वाली हो। ये इसे इस तरीके से पैनिक करता हुआ देखकर किस करती है, कहती है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, लेकिन हमारी टाइमिंग गलत है। तभी यहाँ पर आंटी बाय आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो, प्लीज कहीं मत जाओ। ये कहती हैं तुम लोगों के रिलेशनशिप की वजह से मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी, तुम्हारे डैड ओवर रिएक्ट कर रहे थे, मैं तो तुम दोनों को साथ देखना चाहती हूँ, तुम दोनों को ब्लेसिंग देने आई हूँ। यहाँ डैड भी माफी मांगते हैं कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये कहती है आप सब लोग बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन शायद मैं बुरी हूँ, मुझे बहुत कुछ अभी सीखना है, 3 साल के लिए मैं बाहर जा रही हूँ, वापस आकर मैं आप लोगों से मिलना चाहूंगी। और ऐसा कहकर ये इन लोगों को छोड़कर चली जाती है। और यहाँ मिस्टर बाय अपने आप से कह रहे होते हैं मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और अपने प्यार को प्रूव करके दिखाऊंगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि बेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी होती है और यहाँ पर इसका हस्बैंड इससे मिलने के लिए आता है। ये दोनों लोग अब फाइनली रिलेशनशिप में हैं। मॉम डैड ब्लेसिंग देते हैं और ये प्यार का टेस्ट पार कर देता है। और बस इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।